टॉपिक का नाम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, ये लेक्चर 10 में हम लोग आ चुके हैं। बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, उसी में चर्चा करने में भी ध्यान दीजिएगा भैया। इस पार्टिकल को आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं तो यहाँ मिनिमम स्पीड है √5 g है, यहाँ मिनिमम स्पीड है √g और यहाँ की मिनिमम स्पीड है √3 g। दिस इज फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक, इट इज फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट नहीं करवाना है, बात आ रही है स्लैकिंग की, तो वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी? √2gl से बड़ी देनी पड़ेगी और √5gl से छोटी देनी पड़ेगी। तो कौन सा केस बनेगा? केस ऑफ स्लैकिंग बनेगा। हाँ ना, जो आप दीजिए क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? केस ऑफ स्लैकिंग बनेगा इस केस में। और वेलोसिटी अगर लोएस्ट पोजीशन पर आपने √2gl के बराबर या उससे छोटी दी है तो ये बनेगा केस ऑफ ऑसिलेशन। इस केस में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। ये तीन चीजें हम लोग निकालते थे, आप सबको याद आ गया होगा। स्प्रिंग के रिगार्डिंग से बात कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ था वो सिर्फ दो इक्वेशन से सॉल्व हो गया था। एक इक्वेशन में फोर्स की लिखनी थी E - mg cos mv²/r आनी, और दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी एनर्जी कंजर्वेशन की। इस जगह पर हम लोगों ने पोटेंशियल 0 मान ली थी और हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन से दूसरी इक्वेशन लिखी, तो पूरी प्रॉब्लम उन दो इक्वेशन से सॉल्व की थी। विद सम लॉजिक यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया था। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, मुझे याद होगा। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाने, बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, इसी कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट है जानना सारी चीजों के बारे में, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आज का पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हैवी थोड़ा सा, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमने इसको स्पीड दिया √4gl, तो क्या होगा बता दीजिए? कहीं ना कहीं स्लैकिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्लैकिंग होने की पक्का हो गया। तो क्वेश्चन की वर्डिंग ये है कि वर्टिकल से कितने एंगल पर स्लैकिंग हो जाएगी, और जब स्लैकिंग होगी तो उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन की वर्डिंग समझना क्या बोल रहा हूं। कितने एंगल पे स्लैकिंग हो रही है, और दूसरा जिस टाइम पे स्लैकिंग हो रही है उस टाइम पे स्पीड कितनी है। अगर ये स्लैक पोजीशन तो यहाँ पर टेंशन अभी भी 0 ही होगी। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। अगर यहाँ टेंशन अभी भी 0 ही होगी तो इसकी जब स्पीड बनाते हैं यहाँ पर mg आ जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये mg cos थीटा आ गया। यहाँ तक तो सर्कुलर ट्रैक का, यहाँ से जस्ट सर्कुलर ट्रैक जाना बंद हुआ है जस्ट, लेकिन यहाँ पे टेंशन हमें पहले से जस्ट पे टेंशन है। इस जगह की इक्वेशन लिख रहा हूँ T + mg cos थीटा = mv²/r। क्या आप सबको ये इक्वेशन समझ में आ गई? क्या चेक कर लो इस पोजीशन पर। ऑफ कोर्स इस पोजीशन पर टेंशन 0 लिखनी है, तो mg cos थीटा = mv²/r। जवाब दे दीजिए, क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई? इस पोजीशन पर बात कर रहे हैं, टेंशन जस्ट अभी भी 0 ही है। दूसरी इक्वेशन कौन सी लगानी है? एनर्जी कंजर्वेशन की। आप सबको ये हाइट दिखनी चाहिए, इतनी हाइट हम सबको L दिखाई दे रही है, और इधर से हाइट L cos थीटा दिखाई दे रही है। तो पार्टिकल हैज रेज्ड बाय हाइट L + L cos थीटा। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं। इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन = एनर्जी एट पॉइंट P। इस पॉइंट को P नाम देते हैं और एट P इक्वेशन लिखी थी। एनर्जी एट लो L पॉइंट पोजीशन पे लिख रहे हैं हाफ mv²। क्या तुम सबको v² समझ में आ गया? नीचे वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बराबर ऊपर वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है L + L cos थीटा, ये हाइट L + L cos थीटा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास v² थीटा में दो इक्वेशन आ चुके हैं। v² थीटा में, क्योंकि v भी निकालना और थीटा भी निकालना है, तो v थीटा में दो इक्वेशन आ चुकी है। सिर्फ सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। इसको काट दिए यहाँ से हम लोगों ने, तो बन गया ये 2mgl L = ½ m। थीटा निकालने की बात है तो पहले वाले v² की वैल्यू है Lg cos थीटा प्लस mgl 1 + cos थीटा।
क्या तुम सबको यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई? क्या चेक कर लो भैया। हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से पुट कर दिया जी cos थीटा प्लस एम जी एल यहाँ से कॉमन 1 + 1 cos थीटा। क्या तुम सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो थोड़ा सा अरेंज रीअरेंज करना है। यहाँ पे कलेक्शन हो रही है, mj इधर आ रहा है, ये वाला mj इधर लेके आ रहे हैं, तो 2mgl minus mgl 2mgl minus mgl इक्वल टू mgl cos थीटा by 2 mgl 3/2 mgl cos थीटा। जवाब मेरी बात समझ में आ गई आपकी? ये mgl बचा हुआ है, mgl इक्वल टू 3/2 mgl cos थीटा। ये कट गया पूरा पूरा, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। तो कितने एंगल पर टूटा? टेंशन खत्म हुई, cos इनवर्स 2/3 एंगल पर एंगल जो है इस एंगल पर टेंशन विल बिकम 0 और cos थीटा की वैल्यू 2/3 यहां पुट कर दीजिए। v स्क्वायर की वैल्यू है gl cos थीटा, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3 gl, तो v की वैल्यू आ गई √2 gl/3। when tangent becomes 0 then the speed was this thing, √2 gl/3 was the speed of the particle। देख के बता दीजिए पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई है क्या? सिंपल मैथमेटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। सिंपल मैथमेटिक्स लिखना आना चाहिए बस। क्या खास बात लिखने की कि क्या बताया था, जनरल पॉइंट पर टेंशन इक्वेशन लिखनी होती है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लिखना होता है। चेक करके बताइए पूरी बात समझ में आ गई है क्या सबको? यस। तो एक काम कीजिए, बिना बोर्ड पर देखे सिर्फ डायग्राम क्वेश्चन ना बना लीजिए, बिना बोर्ड पर देखे पूरा सॉल्व कीजिए कॉपी में। तो सिंपली याद रखिए, जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा तो याद रखिएगा एक सेंट्रीपिटल की इक्वेशन चाहिए होगी, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन चाहिए होगी, या ये बोल दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन चाहिए होगी हमें। कई बार टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। अगली प्रॉब्लम में बात करते हैं उस चीज के बारे में, ध्यान दीजिएगा। सिंपल कैलकुलेशन थी, कर लीजिएगा बाकी अपने आप। इक्वेशन के अलावा कोई खेल नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड आती है उसको आप खुद एनालाइज कीजिए। ये एक हेमिस्फीयर है जो एक टेबल पे उल्टा पड़ा है, फिक्स्ड हेमिस्फीयर जो कि स्मूथ भी है और इसकी रेडियस r और ये फिक्स है। यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है m मास का, इसकी रेडियस r बोल चुके हैं। ये यहाँ से फिसलना स्टार्ट करता है, u इसका 0 इनिशियल स्पीड 0 है, यहाँ से फिसलना स्टार्ट करता है। क्या होगा? नीचे आ जाएगा। बट कैसे नीचे आएगा? पहले तो उसके साथ साथ फिर कहीं ना कहीं कांटेक्ट टूट जाएगा और वहां से ये सेपरेट हो जाएगा। हाँ, इसमें जवाब दे दीजिए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये यूं आ जाए। अगर ये स्मूथ है तो ये यूं तो नहीं आ सकता। पक्का कहीं ना कहीं क्या होगा? हम कहेंगे पक्का कहीं ना कहीं इसका क्या, फिर से बोलना क्या होगा? कांटेक्ट ब्रेक होगा। ये बात समझना, क्या होगा? क्वेश्चन की वर्डिंग सुनना, ऐसा डायग्राम बना के दिया हो सकता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत देखते हैं कि क्या क्या बन सकती है, अपने पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। डिमांड देखते हैं। नंबर 1, एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल कांटेक्ट ब्रेक्स। नंबर 2, एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड contact breaks. Number 3, speed at the time of contact break. और चौथी चीज tangential acceleration
just before contact break. नंबर 5 acceleration just after contact break. ये स्टार्ट आपने करना बच्चों। क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में क्या डिमांड है? दिमाग में लेआउट बन जाना चाहिए कि ऐसे 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 से सॉल्व करूंगा जी। कितने एंगल पे कांटेक्ट ब्रेक होगा, कितनी ग्राउंड से हाइट पर कांटेक्ट ब्रेक होगा, जब कांटेक्ट ब्रेक होगा तब इसकी स्पीड क्या रही होगी, कांटेक्ट ब्रेक होने से जस्ट पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रही होगी, और कांटेक्ट ब्रेक होते ही एक्सेलरेशन कितनी होगी। सारे क्वेश्चन नीट के लायक के हैं, जेईई में भी आ सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और नीट लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। शुरू हो जाओ बच्चों, शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। क्या तुम्हें इसकी एफबीडी में दो फोर्सेस समझ में आ गई क्या? जवाब तो ये सर है mg cos थीटा और नॉर्मल। mg और नॉर्मल दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये थीटा तो ये z बन गया, अल्टरनेटिंग का थीटा ये वाला आ गया। कुछ लोग अभी थीटा लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि थीटा ये लिखूं क्या, अरे दिख रहा है भाई थीटा ये लिखो, इंतजार इसका करना। mg है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट, इसमें कोई समस्या नहीं है जी। क्या ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं यहाँ तक? सेंटर लोकेट करो, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हो तो सेंटर लोकेट करो। ये रहा सेंटर, ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर, टुवर्ड सेंटर अवे फ्रॉम सेंटर। तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये टुवर्ड सेंटर है, ये अवे फ्रॉम सेंटर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर नेगेटिव से आएगा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे। वो बात अलग है कि नॉर्मल जीरो हो गए यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। आना में जॉब दो रे सर्जन है, v क्या चीज है, v यहाँ की स्पीड है। क्या यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आ गई क्या? दूसरी क्वेश्चन कौन सी लिखनी होती है, फिर से बोल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से आप दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, ग्रेविटी और नॉर्मल। नॉर्मल का वर्क तो जीरो हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ द परपेंडिकुलर है, सब ग्रेविटी का वर्क आएगा। mg इधर है, ये r तो ये r cos थीटा, लेकिन जितनी हाइट वो नीचे आया है वो हाइट है r माइनस r cos थीटा। ये पूरी है r, ये r cos थीटा, तो कितना बच गया r माइनस r cos थीटा। तो लॉस या वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। सुनते जाना भैया, ग्रेविटी का वर्क mg r माइनस r cos थीटा, नॉर्मल का वर्क 0 इक्वल टू k फाइनल हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल 0 था ही था। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। ये m से m कट गया, ये दो ऊपर आ गया, तो 2g r कॉमन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर। क्या ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। दो इक्वेशन आ गई है, एक फोर्स से आ गई है और एक एनर्जी से आ गई है। जवाब दो। यस सर। इस v स्क्वायर के लिए यहां पुट कर देते हैं, तो 1m2 g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r है, तो बाय r v स्क्वायर की वैल्यू 2gr 1 माइनस cos थीटा, r से कट गया,
जी cos थीटा इक्वल टू सॉल्व करने बाकी लोग सॉल्व में सारी वैल्यू क्या आएगी या जी से जी भी कट गया था ये वाला क्या बच गया cos थीटा इक्वल टू क्या बचा बोलो सारे जने 2 माइनस 2 cos थीटा अब क्या करूं इधर ले जाओ 3 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इक्वल टू 2/3 तो थीटा की वैल्यू क्या तुम सबको पहली बात समझ में आ गई क्या क्या पहली बात समझ में आ गई है सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रखे है तो हाइट बॉटम से नाप तो कितनी हाइट है जब कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है r cos थीटा तो हाइट की वैल्यू r cos थीटा और cos 2/3 है तो हाइट 2/3 आ रही है हां मैंने जवाब दो ये सेकंड आंसर हो गया वेरी गुड सेक्शन speed of the block when it falls down and when it leaves when the contact breaks तो क्या करूं कहां से आएगी स्पीड फर्स्ट से बोल दिया तो cos से यहाँ पर 2/3 डाल दो v square equal to gr cos थीटा तो v equal to 2gr/300 आ गया भाई साहब तीसरा पार्ट गया चौथा पार्ट क्या पूछ रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी होती है तो जो टेंजेंट है इस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है g sin थीटा वेरी गुड सेक्शन आज तो क्या करते हैं धक्के दवाई अब वही खाया कर सही दिमाग से बता रहा g sin थीटा की वैल्यू कैसे आएगी सर sin थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट से अरे हां ना में जवाब दो भैया cos स्क्वायर की जगह पर लिखा जाएगा 4/9 तो √5/3 इज द आंसर अरे जवाब दो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो भैया एक्सेशन जस्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट ब्रेक एक्सेशन जस्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट ब्रेक अभी जी होगी गिर रहा है नीचे कांटेक्ट टूट गया है तत्वों का खींचे सारी की सारी एक्सेशन जी होगी प्रोजेक्टाइल में सारी एक्सेशन जी होती है अरे हां ना जवाब दो ना यार तो गिर रहा है हो गया बाउंड्री शुरू से होगी सिर्फ यू गिर रहा है तो बाद की एक्सेशन सिर्फ जी होगी प्रॉब्लम ना है इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल जवाब तो सबको समझ में आ गया फिर क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा जी से गिर रहा है एक्सेशन इज जी जवाब दीजिएगा पूरी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला समझ में आ गया क्या यस सर अरे कुछ तो कहो यस सर नोट करो भैया अब देख लो कि तुम लोगों ने कहां गड़बड़ की थी लिखते समय अब तुम लोग देख लो कि तुम लोगों ने कहां गड़बड़ की थी लिखते समय चलिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ नहीं आ गया आपको इरेज करें ये रुक क्या मिलेंगे तो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एग्जांपल लिए हम लोगों ने ये हमने एग्जांपल लिए हुए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हटा रहे हैं जी पूरी चीज कर दे रेस
ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बच्चों। आज वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में फिर से चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी वापस चर्चा बढ़ा रहा हूं आगे। कुछ पिन पॉइंट बातें और करेंगे, दो तीन चीजों की ध्यान दीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। इस वर्क एनर्जी के बारे में बात करने से पहले एक डिस्कशन और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हेडिंग लिखिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हेडिंग लिखिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और बाद में सब हेडिंग डाल दीजिएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हेडिंग डाल दीजिएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो मुश्किल आर्टिकल हो सकते बीच में रख देते हैं। स्टार्ट आसान से होगा, फिर थोड़ा सा आपको चीज समझने में जोर आ सकता है, ढंग से देखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस, forces work done by which does not depends upon path followed। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर these forces which can be stored and later on can be consumed। क्या तुम सबको याद आ गई बात मैंने सवाल रखी है कि कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिनके लिए पोटेंशियल जी लिखी जा सकेगी, जिनके लिए पोटेंशियल जी लिख सकते हैं वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 स्प्रिंग फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये सारे कंजर्वेटिव नेचर में, इनके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। इनके काम की एनर्जी जो होती है वो स्टोर कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसे बाद में यूज भी कर सकते हैं। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें याद है बॉर्डन बाय ग्रेविटी ने प्रूव कर दिया था Ui - Uf? याद है क्या फॉर्मूला बना कर दिया था? क्या याद है बॉर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो Ui - Uf होता है? तो यहां से इन दो बातों से हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो Ui - Uf होता है। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या इन दोनों से किस चीज को लिख दिया? समझ में आ गया क्या? ये फॉर्मूला हमने बना के रख लिया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? और ये किस पर डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगले भी प्रूव इट। जैसे देखो ग्रेविटी की बात करें, इस ब्लॉक को आपने यहां से यहां तक लेके जाना है, हाइट है h, तो हम प्रूव कर चुके हैं चाहे यूं ले जाओ चाहे सीधा ले जाओ, यहां से यहां घुमा के इसका वर्क करार में कितना आएगा mgh। तो वर्क किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसा है? कंजर्वेटिव है। क्या यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव Ui - Uf है? हां ना में जवाब दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक की सारी बातें लिख लीजिए। ये सारा आर्टिकल पहले कर चुके हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आज इन फोर्सेस का नाम रख दिया हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन फॉर such forces and potential energy can be written for
such forces. Potential energy can be written for such forces. फिर लिखिए वर्क डन बाय, फिर लिखिए हेडिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस आर्टिकल को फिर से पढ़ेंगे कुछ देर में, वापस करेंगे यही से इस बात को, लेकिन उसको अलग लेवल पे लेके जाएंगे। पहले नॉन कंजर्वेटिव को लिख के फ्री होते हैं यहाँ से। हेडिंग लिखनी है आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। डेफिनेशन, forces worked done by which depends upon path followed as well as depends upon initial and final position. initial and final position। ठीक है जी, इनके लिए किसी प्रकार की पोटेंशियल डिफाइन नहीं होती है। Forces worked done by which depends upon path followed as well as depends upon initial and final position। Frictional forces, drag forces are non-conservative in nature। drag forces भी फ्रिक्शन के फोर्सेस ही है। जब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन की बात चल रही होती है। ड्रैग में एयर ड्रैग भी हो सकता है, वाटर ड्रैग भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एयर ड्रैग, वाटर ड्रैग में मतलब कोई चल रहा है उसमें एयर फ्रिक्शन लग रहा है, पानी में बह रहा है तो उसमें पानी का ड्रैग लग रहा है, पानी का ड्रैग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है जी? Yes, है वो फ्रिक्शन ही, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। Due to these forces, energy of a system decreases। energy of system decreases। In fact, to say mechanical energy of system decreases। Due to these forces, mechanical energy of the system decreases। Mechanical energy of system decreases। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ दीज एनर्जीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, तुम सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. जवाब दो भैया सर। Yes, sir. नोट लिखिए, नोट NOT। नोट हेडिंग डाल के नोट हेडिंग डाल लीजिए और वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिख रहा हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में तीन नाम आ गए हो, ग्रेविटेशन आ गए, स्प्रिंग आ गए, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आ गए। तीनों का नाम अलग अलग आ जाएगा। प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई क्या? इस स्टेटमेंट में हमने ग्रेविटी स्प्रिंग के लिए क्या नाम रखा
कंजर्वेटिव और फ्रिक्शन के लिए क्या नाम रख दिया नॉन कंजर्वेटिव नाम रख दिया। क्या तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ में आ गई और करूंगी? Yes, sir. एक्सटर्नल कौन से फोर्सेस हैं? एक्सटर्नल जो हम लगा रहे थे ग्रेविटी के अलावा कि मैं उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, No, sir. तो ग्रेविटी स्प्रिंग बाकी अलग बात होगी, फ्रिक्शन अलग बात होगी। क्या स्टेटमेंट समझ में आ गई तुम सबको? क्या Yes, sir. ये लिख ली स्टेटमेंट आपने, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए, नोट के अंदर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, हाँ यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक लिख लिया है तो फिर आप लिखिए इसके बाद, if non-conservative forces are not present, if non-conservative forces are not present, अगर non-conservative forces present नहीं है यानी फ्रिक्शन गायब हो गया, what will be your statement? कौन कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है? तुम कहोगे एक एक्सटर्नल प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको दोबारा से लिख रहे हैं, वॉल्टन बाय कंजर्वेटिव को लिख लिया ui माइनस uf। पहले देखना बोर्ड में फिर लिखना भैया, उठा के उधर ले लो इसको उठा के इधर ले गए तो के फाइनल और u फाइनल ऐड हो गया, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस के इनिशियल प्लस u इनिशियल। समझेगा ध्यान से इस लाइन को कि ये बन गई मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या? Yes, sir. ढंग से सुनना भैया, ढंग से सुनना। If non-conservative forces are not present, then work done by external force equals to change in mechanical energy. ये external forces other than conservative forces है। Work done by external force other than conservative forces है। क्या लाइन समझ में आ रही है बड़ी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले यहाँ तक पहुंची हुई स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, फिर एक थर्ड पॉइंट और बचेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। Saying it equation 2 यहाँ तक पहुंच जाएगी पहले, फिर स्टेटमेंट डिक्टेट करते हैं हम लोग। लिख लिया तो आप सबने स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। If non-conservative forces are not present, if non-conservative forces, if non-conservative forces are not present, then work done by external forces, work done by external forces, work done by external forces के ब्रैकेट में लिखिएगा other than conservative forces, other than conservative forces bracket close, work done by external forces ब्रैकेट में other than conservative forces is equals to change in mechanical energy of the system, change in mechanical energy of the system। change का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चों। change in mechanical energy of the system। क्लियर है जी? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अब मान लो एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव बोथ एब्सेंट implies only conservative forces are involved. Only conservative forces are involved. लिखिए बच्चों लाइन ये वाली, नेक्स्ट लिखिए external if external and non-conservative both absent. If external and non-conservative both absent, इसका क्या मतलब हुआ? Implies only conservative forces are involved. Then अब ये दोनों ही एब्सेंट हो गए भाई साहब, ये भी एब्सेंट और ये भी एब्सेंट, तो क्या स्टेटमेंट आएगी चेक कर लीजिए यहां से। देख लो सही लिखा है क्या? वर्किंग बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये ui माइनस uf होता है, उठा के तो ले जाओ ui प्लस ke इक्वल टू u फाइनल प्लस ke फाइनल, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्लियर है जी? Yes. ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आ गया। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या बनेगा? स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके पहले आप यहां पे लिखिए me इनिशियल इक्वल टू me फाइनल, me इनिशियल इक्वल्स टू me फाइनल। me initial equals to me final. स्टेटमेंट लिखिए क्लियरली, स्टेटमेंट लिखिए क्लियरली if only conservative forces are involved, clearly if only conservative forces are involved, then mechanical energy of any system remains conserved. Then mechanical energy of any system remains conserved. If conservative forces are involved, क्या लिखा आपने something बोलना? Clearly, if only conservative forces are involved, then mechanical energy of system remains conserved. Conserved मतलब me initial equal to me final. जितनी kinetic energy में कमी होगी उतनी potential energy बढ़ जाएगी, जितनी potential energy घटेगी उतनी kinetic energy बढ़ जाएगी। प्रूव करके दिखाता हूँ, चेक करना। तुमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये फेंक देने के बाद की बात है, यहाँ से यहाँ तक की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हाथ देगा, छोड़ देने के बाद की बात है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस पे? तो हम कहेंगे फेंक देने को सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है जी। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्वड? ओनली कंजर्वेटिव आर इन्वॉल्वड, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ कौन सी? काइनेटिक। पोटेंशियल तो है नहीं, h इक्वल टू 0 बोल दिया। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ सारी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधा लिख सकता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या तुम्हें समझ में आ गया? k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। m से m कट गया तो v स्क्वायर कितना आ गया? 2gh, या v की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh, या h की वैल्यू कितनी आ गई? v स्क्वायर बाय 2g। आना जवाब दो भैया, क्या तुम सबको समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सारी एनर्जी कैसी कंजर्व्ड है। काइनेटिक का पोटेंशियल में रूपांतरण हो जाएगा, पोटेंशियल का काइनेटिक में रूपांतरण हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा। जैसे देखो तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, तो हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड करना है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है? अगर h इक्वल टू 0 इसको बोल दें तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, काइनेटिक 0 है, लेकिन यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ की हाइट भी पड़ी है r cos थीटा। अरे जवाब दो, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई? थोड़े बड़े क्वेश्चन लिखी भी थे। कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन वाले अपने सामने है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाले हैं, क्योंकि सिर्फ
ग्रेविटी का वर्क कर रहा है नॉर्मल का तो आ ही नहीं रहा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यस और नो में जवाब दीजिएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ समझ में आ गया क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कब लगेगा? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना होंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव ना होंगे। कंजर्वेटिव में लगने लगे जैसे झूला झूल रहा है और मान लो कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जिस एम्पलीट्यूड के वो ऑसिलेशन कर रहा है उसके करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, कोई रोकने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन पीछे से कोई धक्का दे रहा है तो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल सोर्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, धीरे हाइट बढ़ेगी। हाँ ना जवाब दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और वो एक्सटर्नल अदर देन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव है। तुम सबको समझ में आ गया क्या? वो एक्सटर्नल कौन से हैं? अदर देन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। क्या तुम सबको पूरी बात से समझ में आ गई आज के लेक्चर की? आज के लिए काफी है। कल ऐसी चीज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक और फिनोमेनन देखेंगे और इक्विलिब्रियम की कल बात करेंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। आज के लिए काफी है।